हेलो फ्रेंड्स, फाउंडेशन कोर्स इन फिजिक्स फॉर क्लास 12 के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट 2 ऑफ चैप्टर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि यदि किसी जगह पर मैग्नेटिक फील्ड है और वहाँ पर हम किसी करंट को रख देते हैं, करंट कैरिंग वायर को रख देते हैं, मान लीजिए इसका लेंथ L है और इसमें करंट I फ्लो कर रहा है और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो B है, तो इस पर कितना फोर्स लगेगा वो हमने देखा था। यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है और जो फोर्स लग रहा था वो था आई एल क्रॉस बी। तो मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में कितना फोर्स लगता है किसी करंट कैरिंग कंडक्टर पर वो हमने देखा था। अब हम जा रहे हैं डिस्कस करने के लिए कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कौन कर रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड को कौन क्रिएट करता था? कोई स्टैटिक चार्ज, एक चार्ज है वो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता था। ये देखिए इस डायरेक्शन में ऐसे सिमेट्रिकली हर डायरेक्शन में ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता था। और हम आपको बताए हैं कि पहले ही कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों इंटरवाइंड है, ये दोनों रिलेटेड हैं, एक दूसरे से अलग नहीं है। तो इसको भी जो मैग्नेटिक फील्ड को जो क्रिएट करेगा वो भी समहाउ रिलेटेड होगा इसी चार्ज से। ये स्टैटिक चार्ज है, यदि यही चार्ज मूव करने लगे जिसको हम करंट कहते हैं, तो हम यहाँ पर उसको करंट दिखा रहे हैं, ये यहाँ पर क्रिएट करेगा मैग्नेटिक फील्ड। मूविंग चार्ज, करंट मतलब क्या है? मूविंग चार्ज। चार्ज स्टैटिक है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, और चार्ज यदि मूव कर रहा है तो ये आपको दिखाएगा, यहाँ पर क्रिएट करेगा एक मैग्नेटिक फील्ड। अब वो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा? यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आपने देखा था कि जो चार्ज है डिवाइडेड बाय कोई कांस्टेंट है 4πε0 बाय आर स्क्वायर। आर डिस्टेंस है चार्ज से लेकर उस पॉइंट का जहाँ पर आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हो। यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही होना चाहिए। तो वो कितना होता है वैल्यू? ये कूलॉम्स लॉ जैसा है कुछ, वो कूलॉम्स लॉ ने फोर्स दिया था, यहाँ पर जो है हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड कूलॉम ने नहीं दिया था, लेकिन उससे बहुत आसानी से निकाला जा सकता है ना कि वो टेस्ट चार्ज जो है, एक चार्ज को हटा देंगे उसको बोलेंगे टेस्ट चार्ज है, तो जो टेस्ट चार्ज फील कर रहा है वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही है। तो यहाँ पर बियो एंड सेवा, इसको बियोट एंड सेवाट आप पढ़ सकते हो, लेकिन ये फ्रेंच है पर्सन है और फ्रेंच में तो आपको पता ही है कि वो किस तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है। इसको लोग बियो सेवा पढ़ते हैं। तो बियो सेवा लॉ हम भी पढ़ेंगे। तो बियो सेवा जो लॉ है वो क्या कहता है कि कोई आपके पास मान लीजिए ए जो है सो एक करंट इसमें फ्लो कर रहा है और हम एक एलिमेंट ले लिए, छोटा सा एलिमेंट, इसका लेंथ है एल, इसको हम कहेंगे करंट एलिमेंट आई डी एल। इसका नाम हम दे रहे हैं करंट एलिमेंट क्योंकि एक करंट कैरिंग कर रहा है और थोड़ा सा लेंथ है, और यहाँ पर डायरेक्शन जो है सो लेंथ में दे सकते हैं। करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, उसके ऊपर हम एरो मार्क नहीं लगा सकते, उसको हम वेक्टर नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर जो हम वेक्टर दे रहे हैं ये तो डिस्प्लेसमेंट कह ही सकते हैं, ये लेंथ जो है सो डायरेक्शन के साथ में है। तो ये जो हमारा एलिमेंट है उसमें लेंथ है और उसका डायरेक्शन है करंट के डायरेक्शन में। करंट इधर बह रहा है तो करंट जो है उसका, इसको हम मान लेते हैं कैपिटल, ये करंट एलिमेंट है। तो इस करंट एलिमेंट की वजह से किसी पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये एक बात जो है सो ये देखिए हमारा आर वेक्टर है, पॉइंट पी है, यहाँ पर कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो पीओ एन सेवा ने दिया डीबी, ये डायरेक्शन है। ठीक है, तो ये कितना होता है? पहली बात यह है कि ये जो है प्रोपोर्शनल होता है इस करंट एलिमेंट के। देखिए जितना ज़्यादा करंट होगा इस जगह पर फील्ड उतना ज़्यादा होना चाहिए, ओके, इसलिए यहाँ पर साथ में है। डीएल, ये लेंथ भी जितना ज़्यादा होगा, लेंथ ज़्यादा हो जाएगा तो ज़्यादा चार्जेस मिलेंगे ना, ये करंट जो फिक्स्ड है राइट, लेकिन यदि यहाँ लेंथ हम ज़्यादा ले लेंगे तो यहाँ पर ज़्यादा चार्जेस मूव कर रहे हैं, और जो चार्जेस मूव कर रहे हैं वही मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है। करंट क्यों बना रहा है? क्योंकि करंट जो है सो मूविंग चार्जेस है। तो यहाँ पर यदि हम ज़्यादा लंबा लेंथ लेते हैं तो हमें ज़्यादा चार्जेस मिलेंगे। जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसमें मूव कर रहे हैं किस स्पीड से मूव कर रहे हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी की स्पीड से मूव कर रहे हैं, वो जो है मूविंग चार्जेस जो है यहाँ पर फील्ड बना रहे हैं। इसलिए लेंथ यदि लंबा कर देंगे तो ज़्यादा चार्जेस आ जाएंगे और हमें ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। तो ये दोनों का प्रोडक्ट यहाँ पर है। दूसरी बात यह है, ये देखिए ये कैसे जा रहा था, 1/r² जा रहा था। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आर के साथ कैसे वेरी करता है, 1/r²। और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों इंटरवाइंड है, दोनों कनेक्टेड है, बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड है। तो इसको भी 1/r² से ही वेरी करना पड़ेगा, नहीं तो काम नहीं चलेगा। तो ये दोनों आपका यहाँ पर
मैग्नेटिक फील्ड है। और यदि दोनों को हम मिला दें तो हम कह सकते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हो गया आइडियल करंट एलिमेंट बाय आर स्क्वायर। लेकिन हमें डायरेक्शन भी दिखाना पड़ेगा। ये कौन सा डायरेक्शन में है, डायरेक्शन दिखाते हैं यहाँ पर ये क्रॉस प्रोडक्ट से। ये जो वेक्टर आपको दिख रहा है उसका यहाँ पर यूनिट वेक्टर लिए हुए हैं, और यदि इसको इक्वल टू साइन देंगे तो यहाँ पर एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा जिसका वैल्यू हम लोग लिखते हैं 4 पाई मी नॉट बाय 4 पाई आइडियल क्रॉस आर यूनिट वेक्टर बाय आर स्क्वायर। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है इस पॉइंट पी पर। इस फॉर्मूला को आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, जो यहाँ पर लिखे हैं एक्जैक्टली सेम जो है हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये तो कांस्टेंट है, ये तो रहेगा ही म्यू 0 बाय 4 पाई। अब यहाँ पर जो है सो हम लिख सकते हैं आई डी एल टाइम्स इसका मैग्नीट्यूड। यहाँ पर हम क्रॉस प्रोडक्ट को एक्सपेंड कर रहे हैं। ए क्रॉस बी क्या होता है, ए क्रॉस बी होता है ए बी साइन थीटा, और ए वेक्टर है जो ए और बी पर परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर ए बी के जगह पर 1 और दोनों के बीच का एंगल यदि थीटा है तो साइन थीटा लिखे और बाय आर स्क्वायर, और ये हम एंगल दे दिए। ये एंगल है जो डी एल और आर्क पर परपेंडिकुलर है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। किसी किसी किताब में जो है और बहुत जगह आप ऐसा भी नज़र आ सकता है आपको कि डी बी को जो है हम यहाँ से लिख रहे हैं डायरेक्टली म्यू 0 बाय 4 पाई आइडियल करंट एलिमेंट। यहाँ पर यूनिट वेक्टर ना लिखकर हम पूरा वेक्टर लिखते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको पूरा वेक्टर बनाने के लिए हम आर, ये आर जो है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आर वेक्टर पूरा का होता है इसका मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर एलोंग आर, ये ऐसे लिख सकते हैं। ये क्या है, या फिर आप याद कीजिए कि यूनिट वेक्टर कैसे लिखते हैं, वो पूरा वेक्टर लिखते हैं और उसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। वही काम यहाँ से कर रहे हैं। ये जो मैं ये जो लिखा हुआ है इसको हम आप पूरा वेक्टर बाय आर कर देंगे। तो यहाँ पूरा वेक्टर हो गया, आर नीचे आ गया और आर स्क्वायर ऑलरेडी है तो ये आर क्यू आ जाएगा। अब यहाँ से देखकर आप ये नहीं कहिएगा कि डी बी जो है सो 1 बाय आर क्यू जाता है, क्योंकि यदि आप डायमेंशन देखने लगोगे तो ये जो है आर यहाँ पूरा लिख दिया आपने, यहाँ पर वो आर नहीं है, यहाँ पर जस्ट डायरेक्शन बता रहा है। इसका मैग्नीट्यूड 1 है। आर को डबल ट्रिपल जो करना है ये उसको केयर करेगा। ये तो जस्ट मैग्नीट्यूड बता रहा है, इसका मैग्नीट्यूड 1 है। ये केवल डायरेक्शन बता रहा है, उसका मैग्नीट्यूड 1 है। तो ये मत सोचिएगा यहाँ से कि डी बी जो है वो प्रोपोर्शनल है 1 बाय आर क्यू, यहाँ से देखकर ये गलत है। डी बी जो है वो प्रोपोर्शनल है 1 बाय आर क्यू, लेकिन साथ में ये आर भी है, ऊपर में ये आर भी है। तो ये फाइनली एक्चुअली 1 बाय आर स्क्वायर ही है, ये सही है, ये गलत है। तो ऐसे तरीके से आप लिख सकते हैं। यहाँ पर म्यू नॉट जो कांस्टेंट आया, याद कीजिए जो इलेक्ट्रोस्टैटिक केस में कांस्टेंट क्या आता था, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते थे तो कोई कांस्टेंट आता था 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और उसके बाद में आता था ये क्यू बाय आर स्क्वायर। ये जो है 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई तो जस्ट ठीक है, एप्सिलॉन नॉट है उसको कहते थे परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। नॉट का मतलब है वैक्यूम, तो वैसे म्यू नॉट को यहाँ पर कहते हैं परमिएबिलिटी, परमिटिविटी, परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम। और ये दोनों बहुत ही स्ट्रांगली रिलेटेड हैं, म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट। थोड़ा देर के बाद आपको दिखाएंगे। इसका वैल्यू कितना होता है म्यू नॉट का, म्यू नॉट का जो वैल्यू है वो होता है 4 पाई टाइम्स 10⁻⁻⁷। आप यहाँ पे यूनिट देख लीजिए, यूनिट यहीं से देख सकते हैं क्या हो जाएगा, किधर, यहाँ से देखो, ठीक है, यहाँ से देखते हैं यूनिट। हमें किसका म्यू नॉट का यूनिट चाहिए, बी मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट है टेस्ला, ये आ जाके आर स्क्वायर हो गया, टेस्ला मीटर स्क्वायर। एक तो यहाँ पर डी एल है वो मीटर हो गया, तो 1 मीटर कट गया, यहाँ पर टेस्ला मीटर आया, और कुछ है, हाँ करंट नीचे आ गया, टेस्ला मीटर पर एम्पियर, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। इसी को जो है सो हम फैराड पर मीटर भी कहते हैं, फैराड नहीं, हेनरी पर मीटर। हेनरी को एच से दिखाते हैं, हेनरी पर मीटर भी कहते हैं। तो ये इसका वैल्यू है 4 पाई टाइम्स 10⁻⁷। ठीक है, अब कुछ कंपैरिजन करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में।
जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों हाईली इंटरबाइंड हैं. देयर इज नथिंग कॉल्ड जस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड और जस्ट मैग्नेटिक फील्ड. इन फैक्ट देयर आर ओनली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड. तो ये दोनों में जो क्या रिलेशन है थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं. लेफ्ट में ले लेते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड और राइट में लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड. ये दोनों जो है कनेक्टेड है. अब देखते हैं कि कैसे 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 क्या हो रहा है. तो पहले यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड में कि इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स कौन है, कौन क्रिएट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड? चार्ज. वह चार्ज मस्ट बी स्टैटिक, रुका हुआ रहना चाहिए, उसको चलना नहीं चाहिए, बैठा हुआ रहना चाहिए. यहाँ पर जो सोर्स है वो कौन है? मूविंग चार्ज. यदि वो मूविंग चार्ज मूव करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा. और मूविंग चार्ज को करंट भी कहते हैं. तो करंट जो है आपको मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा. पहला. दूसरा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को बी से डिनोट करेंगे. ठीक है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कैसे जाता है, आर के साथ कैसे वेरी करता है? 1/r². मतलब ये लॉन्ग रेंज है. बहुत लॉन्ग रेंज नहीं है लेकिन लॉन्ग रेंज है. 1/r होता तो और भी ज़्यादा लॉन्ग रेंज रहता है, वो इन्फिनिटी तक चला जाएगा. और ये जो है मैग्नेटिक फील्ड ये भी 1/r² जाता है. देखिए दोनों इंटरवाइंड है. तो जब तक ये दोनों का दोनों 1/r² नहीं वेरी करेगा, एक जैसा नहीं वेरी करेगा, वो इंटरवाइंड नहीं कर पाएगा. तो ये भी लॉन्ग रेंज हो गया. ठीक है. यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अपना चार्ज का कैसे प्रोपोर्शनल है. ये इसका सोर्स है. यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो भी अपना जो सोर्स है, सोर्स यहाँ पर आइडियल है, उसके प्रोपोर्शनल है. दोनों एक जैसा है. तो ये दोनों का मैच करता जा रहा है. राइट. और ये दोनों का मैच नहीं कर रहा था, यहाँ ऑपोजिट बिहेवियर चल रहा है. आगे क्या डिफरेंसेस हैं? डायरेक्शन का. यदि एक हम पॉइंट चार्ज लें यहाँ पर, तो ये इस तरह से जाता है. राइट. हर जगह रेडियली आउटवर्ड, पूरा सिमेट्रिक. तो किसी भी पॉइंट पर यदि मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है तो इसको जो ज्वाइन करते हैं ना, सोर्स को जो ज्वाइन करते हैं पी से, तो उसके पी के डायरेक्शन में रहता है. या फिर डिपेंडिंग यदि ये माइनस चार्ज होता है तो ओपी के एंटी पैरेलल रहता है. ऐसे ओपी पर हम ऐसे दिखा सकते हैं. तो या तो ऐसे रहेगा या ऐसे रहेगा. यहाँ पर वो नहीं होता है. यहाँ पर ये कंप्लीटली अलग डायरेक्शन दिखाता है. ये डायरेक्शन दिखाता है आइडियल क्रॉस आर से. ये क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो दिखाता है. अब क्रॉस प्रोडक्ट आपको पता है कि ये दोनों ही जो वेक्टर है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है. परपेंडिकुलर टू आर हो गया. यहाँ अलोंग द परपेंडिकुलर, पैरेलल टू आर है. यहाँ पर पैरेलल टू आर है और यहाँ पर परपेंडिकुलर टू आर है. और केवल परपेंडिकुलर टू आर नहीं है, परपेंडिकुलर टू आइडियल भी है. ये दोनों पर ही परपेंडिकुलर है. तो डायरेक्शन यहाँ पर कंप्लीटली डिफरेंट है. ओके. और क्या उसमें डिफरेंसेस या सिमिलरिटी है? एक है कि यहाँ पर जो है सो ये एंगल डिपेंडेंस है. क्रॉस प्रोडक्ट है ना, इस वजह से एंगल डिपेंडेंट है, थीटा डिपेंडेंट है. बी जो है वो थीटा डिपेंडेंट है. जबकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो थीटा नहीं डिपेंडेंट है. इलेक्ट्रिक फील्ड वो थीटा इंडिपेंडेंट है. केवल ये जो आर है आपने यदि सेम ले लिया, मान लीजिए चार्ज को यहाँ पर रख दिया और उसके बाद में आप सेम डिस्टेंस पर जो है, ठीक है, आप इसका इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए, हर जगह वैल्यू सेम है. डायरेक्शन ऑफ कोर्स चेंज होगा, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन है, लेकिन मैग्नीट्यूड इसका हर जगह सेम है. ये इक्विपोटेंशियल सरफेस बना लेता है. हर जगह सेम है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का सेम है. यहाँ भी ई है, यहाँ भी ई है, हर जगह ई है.
आप यदि वो यहाँ करना चाहोगे तो नहीं चलेगा। यदि आपने यहाँ पर एक छोटा सा करंट एलिमेंट रख दिया है, मान लीजिए ए वाला आपने छोटा सा करंट एलिमेंट रख दिया है, ठीक है, और एक यदि आप स्फीयर बनाते हो ये, तो उस स्फीयर में, ये स्फीयर है, आप उस स्फीयर में हर जगह जो है सो मैग्नेटिक फील्ड सेम नहीं रहेगा। यहाँ B1, यहाँ B2, यहाँ B3, यहाँ B4, ऐसे ये सभी डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ से उसका एंगल जो है सो अलग अलग आ रहा है। अब जैसे ए हमारा एंगल है, यदि हम एक सर्किल ले लें, सर्किल में तो सब जगह एंगल नहीं आएगा सेम, राइट? सर्किल में कैसे एंगल सेम आएगा? आप यदि ऐसे रखोगे तो एक, मान लीजिए इसको हॉरिजॉन्टल प्लेन में हम इसको ऐसे रख दिए हैं और एक सर्किल भी बना दिए, तो सर्किल में भी सेम नहीं है। लेकिन इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यदि हम जाएं तो हर जगह ये सेम हो जाएगा डायरेक्शन। तो एक सर्किल में होगा लेकिन बाकी सर्किल में नहीं होगा। तो स्फीयर का यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, तो स्फीयर में तो बहुत सारे सर्किल है ना, तो स्फीयर में हर जगह सेम नहीं होगा। ये आप देख सकते हो। तो ये हाईली थीटा डिपेंडेंट है। ये जो करंट एलिमेंट है उसका डायरेक्शन और जिस पॉइंट पर आप जा रहे हो वो उसके बीच का जो एंगल है ये उस पर डिपेंड करता है, उस एंगल पर नहीं डिपेंड करता। आप चाहे स्फीयर, आप सोच लीजिए एक फुटबॉल है, फुटबॉल के बीच में जो है सेंटर पे आपने एक चार्ज रख दिया है, तो फुटबॉल के किसी भी जो उसका स्क्रीन है वो वहाँ पर कहीं पर भी आप यदि आप जाओ तो आपको सेम मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, एंगल पर डिपेंड नहीं करता। इसलिए उसको स्फेरिकली सिमेट्रिक होते हैं कहते हैं। ये स्फेरिकली सिमेट्रिक यानी कि स्फीयर के हर एक पॉइंट पर सेम वैल्यू ऑफ ई मिलेगा, डायरेक्शन अलग है। ये स्फेरिकली सिमेट्रिक नहीं है क्योंकि ये नो स्फेरिकल सिमेट्री। आप इस तरह की बातें सोच सकते थे कि वो जो एंगल डिपेंडेंट है वो डाइपोल मोमेंट में सोच सकते थे। डाइपोल मोमेंट जो है, एक डाइपोल जो ले लेते थे माइनस और प्लस, ये जब आप ले लेते थे तब वहाँ पर ये स्फेरिकल सिमेट्री खत्म हो जाता था। तब जो है सो ये एंगल पर डिपेंड करने लगता था इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट? तो ये था, ये है सिचुएशन इसका। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जीरो हो जाएगा थीटा यदि जीरो हो गया तो, और मैक्सिमम रहेगा यदि थीटा 90 डिग्री है तो। और एक लास्ट में दिखाते हैं कि दोनों के कांस्टेंट के बीच में क्या रिलेशन है। सो लास्ट में डिस्कस कर लेते हैं। इसका जो कांस्टेंट है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका जो कांस्टेंट है उसको हम कहते हैं म्यू नॉट बाय 4 पाई। हम यहां से पिकअप करते हैं, क्या पिकअप करते हैं? एप्सिलॉन नॉट, और यहां से पिकअप करते हैं म्यू नॉट, ठीक है, और दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। आप इसका वैल्यू निकाल के बताइए कितना आता है। म्यू नॉट का वैल्यू बताए थे कि 4 पाई टाइम्स 10⁻⁻7 होता है, और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आपको पता है कि ये जो वैल्यू है 9 टाइम्स 10⁻9 होता है। तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आपको कितना आ जाएगा? 1/4 पाई टाइम्स 9 टाइम्स 10⁻9। इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं तो आया 1/4 पाई टाइम्स 10⁻9। और इसको यदि हम देखें तो ये खत्म हो गया, ये आ गया, ये 9 कहाँ छोड़ दिए हम, इधर 9 भी है, नीचे 9 टाइम्स 10⁻16। ये कुछ आपको याद दिला रहा है 9 टाइम्स 10⁻16? यदि नहीं दिला रहा है तो आप इसको ऐसे लिख दीजिए 3 टाइम्स 10⁸ टू द पावर 2। अभी तो ये आपको याद दिला रहा है, यही है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो 1/c² आया। तो म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट, ये जो परमिएबिलिटी है इसको परमिएबिलिटी कहते हैं स्पेस का, वैक्यूम का, और ये परमिटिविटी, ये दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 1/c² देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। या फिर इसी को आप ऐसे याद रख सकते हो कि c जो है वो 1/√/म्यू नॉट टाइम्स एप्सिलॉन नॉट होता है। c स्पीड ऑफ लाइट है। यदि किसी मीडियम, ये तो वैक्यूम में है ना, यदि वैक्यूम में ना होकर चीजें किसी मीडियम में हो
तब आपको वहाँ पर वेलोसिटी ऑफ लाइट मिलेगा उस मीडियम में, जो कि इतना नहीं होगा, इससे थोड़ा कम होगा। और यहाँ वहाँ पर आप रिप्लेस कर सकते हो म्यू नॉट को म्यू और एप्सिलॉन नॉट को एप्सिलॉन से। और यहाँ पर हम इसको एक डिफाइन कर सकते हैं म्यू आर, जो कहते हैं कि वो म्यू इस मीडियम का परमिबिलिटी को डिवाइड कर रहे हैं म्यू नॉट से। और उसी तरह से इसको हम रिलेटिव कहते हैं, ये रिलेटिव है, रिलेटिव परमिबिलिटी और रिलेटिव परमिटिविटी, उस मीडियम का परमिटिविटी डिवाइडेड बाय वैक्यूम का परमिटिविटी, ये रिलेटिव परमिबिलिटी है। तो इस तरह से आप यहाँ से देख सकते हो कि ये वेलोसिटी जो है, आप यदि यहाँ पर रख दो वैल्यू, ये दोनों का वैल्यू जो है हमेशा एक से ज़्यादा होता है, म्यू नॉट का और एप्सिलॉन नॉट का। तो यहाँ पर आप दोनों को भी रख दो, इतना आया, और ये म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, म्यू आर एप्सिलॉन आर, ये दोनों का वैल्यू एक से ज़्यादा होता है, तो भी जो है सो एक से सी से कम हो जाएगा। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ए मीडियम इज ऑलवेज लेस देन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ओके, तो ये था सिमिलरिटी और डिफरेंसेस बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में। अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर एक एग्जांपल है। ये एग्जांपल बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आपको बियोसेवर्ट का लॉ जो है उसको यूज करना है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि एक एलिमेंट है डेल्टा एल इजकल टू डेल्टा एक्स आई, और डेल्टा एक्स का वैल्यू 1 सेंटीमीटर है। यहाँ पर दिखा रहा है ये एलिमेंट है आपका, करंट एलिमेंट है, इसमें करंट पास कर रहा है। कितना करंट जा रहा है, इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन एंड कैरीज ए लार्ज करंट आई इजकल टू 10 एम्पियर। ऑफ कोर्स 10 करंट लार्ज ही है, लेकिन कितना लार्ज है, घर में यदि हीट आपका यदि गीजर वगैरह चलेगा तो 16 एम्पियर उसको चाहिए करंट, ऑलमोस्ट 16 नहीं चाहिए, 10-15 चाहिए, तो ये उसी के करीबन है, गीजर के लायक है। तो ठीक है, उतना करंट जा रहा है, एक छोटा सा एलिमेंट है यहाँ पर। और उसके बाद में व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द वाई एक्सिस एट ए डिस्टेंस 0.5 मीटर, ये पी पॉइंट पर दिखा रहा है कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो इसकी वजह से जो फील्ड यहाँ पर आएगा वो कितना आएगा, वो हो जाएगा म्यू 0/4 हम बियो सेवा लॉ लगा रहे हैं, आई डी एल, यहाँ पर सिंपली हम स्केलर फॉर्म में लिखते हैं, साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। डायरेक्शन किधर होगा, डायरेक्शन में आपको क्रॉस प्रोडक्ट देखना होगा, आई डी एल क्रॉस आर, ये आपको डायरेक्शन देगा। तो डी एल का डायरेक्शन किधर है, डी एल का डायरेक्शन है आपका एलोंग एक्स एक्सिस, सो आई क्रॉस आर का डायरेक्शन किधर है, आर है आपका पोजीशन वेक्टर, सोर्स से लेकर इस पॉइंट पी तक जाने वाला ये वेक्टर आपका आर है, ठीक है। तो उसका डायरेक्शन किधर है, वाई एक्सिस की ओर। तो हम जस्ट जे लिखते हैं, हम केवल डायरेक्शन में इंटरेस्टेड हैं यहाँ पर, ये हम जानना चाहते हैं कि किसका डायरेक्शन किधर होगा। आई क्रॉस जे किधर आया, के में इसका डायरेक्शन है, यदि यहाँ पर हमें फील्ड लिखना है वेक्टर फॉर्म में, तो के किधर होगा, आपकी तरफ आएगा, ये तो हमारा स्क्रीन के प्लेन में है एक्स वाई, तो इसके परपेंडिकुलर दो डायरेक्शन है, एक आप तो डायरेक्शन जो है कि अंदर जा रहा होगा स्क्रीन के, और एक अंदर से हमारी तरफ आ रहा है, कौन सा लेंगे, उसके लिए आप राइट हैंड कर्ल रूल यूज कीजिए, अपना दाहिना हाथ लीजिए, एक्स की तरफ रखिए और वाई की तरफ कर्ल कीजिए। एक्स के रखने के बाद वाई की तरफ आप जब कर्ल करते हो तो फिंगर थंब जो है कि डायरेक्शन किधर दिखा रहा है, आपकी तरफ दिखा रहा है, वही जेड एक्सिस है। उसको यहाँ पर हम डॉट से भी दिखाते हैं, जो इस किताब में दिखाया है। के को जो है पॉजिटिव के को जो है डॉट से दिखाएंगे ऐसे, और नेगेटिव के जो है वो अंदर जा रहा है तो उसको हम क्रॉस से दिखाएंगे, और इसको हम इनसर्किल कर देंगे। अब मैग्नीट्यूड रखते हैं सबका वैल्यू, म्यू नोट का वैल्यू होता है 4 पाई टाइम्स 10⁻⁻⁷, नीचे में 4 पाई है। आई करंट कितना है, 10 एम्पियर है, और ये लेंथ कितना है डीएल, वो डेल्टा एक्स है जो कि 1 सेंटीमीटर है, 10⁻⁻² हो गया। साइन थीटा एंगल कितना है, इसका जो करंट एलिमेंट है एलोंग एक्स एक्सिस यहाँ पर, और ये एलोंग वाई एक्सिस, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। आर स्क्वायर, ये आर कितना है, 0.5 मीटर है, उसका स्क्वायर लेना है। ये आपका खत्म हो गया, ये कितना आ गया 10⁻⁻1, तो 10⁻⁻8 आया ऊपर में, और ये हाफ है, ऊपर में 2 आ गया, 2 आ गया, 4 आ गया, इतना टेस्ला। डायरेक्शन हम डॉट करके दिखाएंगे या इसी को के कहते हैं। ये आपका आंसर हो गया। ओके, मूव करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक क्या है।
तो अभी हमने जो बियोट-सेवर्ट लॉ देखा और उसमें ये दिखाया कि यदि हमारे पास एक करंट एलिमेंट है यहाँ पर, तो इस पॉइंट पर किसी भी पर्टिकुलर आर्बिट्री पॉइंट पर फील्ड किधर होगा, ये दिखाया। अब हम आर्बिट्री जो शेप नहीं लेंगे करंट का, करंट वायर का, करंट कैरिंग वायर जो है उसका आर्बिट्री शेप नहीं लेंगे, बढ़िया बढ़िया शेप बनाएंगे और उसके बाद में जो है सो हम उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। वो भी हर जगह नहीं, एक ऐसा जगह में जो सिमेट्रिक होते हैं ऐसे। तो यहाँ पर जो हमने लिया है वो है, हाँ, हमने नहीं लिया, किताब में दिया है सर्कुलर करंट लूप। ये जो आपको दिख रहा है ये करंट इसमें एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। यदि आप यहाँ पर खड़े हो तो इस तरफ, तो एंटी क्लॉकवाइज आपका करंट चल रहा है और आपको बताना है कि ये पी पॉइंट पर, जो कि ओरिजिन से इसका सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर है, इसका रेडियस कैपिटल आर है, कितना होगा। तो देखिए सबसे पहले जो है सो हम डायरेक्शन देखते हैं। हम बियोट-सेवर्ट लॉ लगाने वाले हैं। डी बी इज इक्वल टू म्यू 0/4 ये तो कांस्टेंट है, करंट एलिमेंट टाइम्स यूनिट वेक्टर बाय आर स्क्वायर, ये फार्मूला है, राइट। इसी लगाने वाले हैं। तो आइडियल क्रॉस आर ये हमें डायरेक्शन देता है। आप सोच लीजिए कि ये आपका सर्किल है, एक सर्कुलर वायर है, ठीक है, वो वर्टिकल डायरेक्शन में, ठीक है। और उसके बाद में इसका जो एक्सिस है, जो सेंटर से होकर पास कर रहा है, इस पी पॉइंट पर हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। तो आइडियल क्रॉस आर क्या होगा, ये वेक्टर आर है आपका। तो आइडियल इधर हुआ, आप फिंगर अपना लीजिए, राइट हैंड लीजिए, चारों फिंगर को डीएल के क्रॉस में कीजिए, ठीक है। उसके बाद में आप जो है सो अपना हाथ को थोड़ा टिल्ट कीजिए इस तरह से कि आपका जो चारों फिंगर है वो आर के तरफ आ सके। आर की तरफ आया तो डीबी जो है उसका डायरेक्शन दिखाएगा इधर आया। ये दोनों ही पर परपेंडिकुलर है, ये वाला दिखा रहा है। इसका दो कंपोनेंट हम इसको ब्रेक कर सकते हैं, एक इसका एक्स के डायरेक्शन में और एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाई नहीं होगा हमेशा, केवल एक सिचुएशन में वाई होगा। ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन एक्स के परपेंडिकुलर है और इस एलिमेंट के लिए ये कहीं उधर है तो दूसरा एलिमेंट के लिए कहीं दूसरा तरफ है। लेकिन यदि हम एक इसके जैसा ही सिमेट्रिक, एकदम दोनों एकदम सिमेट्रिक है, राइट, इसके जस्ट ऑपोजिट, डायमेट्रिकली ऑपोजिट यदि हम कोई एलिमेंट लें तो हमें जो इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा उसका डायरेक्शन होगा इधर। और इसका भी दो कंपोनेंट होगा, एक बी एक्स की तरफ होगा और एक इधर आएगा परपेंडिकुलर। ये जो परपेंडिकुलर दिख रहा है वो दोनों एक्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में, केवल इस दोनों एलिमेंट की वजह से। और कोई तीसरा एलिमेंट लेंगे तो उसके वजह से इसका डायरेक्शन इस जो अभी परपेंडिकुलर दिख रहा है उस डायरेक्शन में नहीं आएगा। आप इसको बेहतर समझने के लिए आप एक सोच लीजिए कि आपके पास एक कोन है, ठीक है, और उसके बाद में इस पॉइंट पर जो है एक आपका जो है ये फील्ड है, इसका देखिए डायरेक्शन एक इधर आया और एक इधर आया, ठीक है। और उसके बाद में आप दूसरा सोचिए इधर से कि एक ए जो है, तो उसके वजह से जो ए और ये दोनों का जो परपेंडिकुलर आएगा वो किधर आएगा, कहीं और आएगा उधर। मान लीजिए ये इधर आया, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो ऐसे ही आएगा, उधर नहीं रहेगा, इस डायरेक्शन में ही रहेगा, कुछ इधर आएगा मान लीजिए। तो हॉरिजॉन्टल तो कंपोनेंट अपना कुछ है, लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट कहीं और रहेगा, सेम नहीं रहेगा। आप एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं घर में, एक आइसक्रीम लाकर कोन वाला आइसक्रीम ले लीजिए और उसका बाद एक्सपेरिमेंट कीजिए। आपको ये जो दोनों फील्ड है बस केवल ये दोनों के लिए ही परपेंडिकुलर एक लाइन में आएगा। यहाँ पर यदि हम दोनों लेंगे तो उसके वजह से एक लाइन में आएगा क्योंकि दोनों सिमेट्रिक है। लेकिन ये लाइन और ये दोनों की वजह से जो लाइन आया है वो अलग अलग है। तो एनीवे अलग रहे या ना रहे, ये दोनों के वजह से मैंने जो दो सिमेट्रिक लाइन एलिमेंट लिए हैं उसके वजह से परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट है वो लीनियर है, कोलिनियर है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो ये दोनों एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर लिए। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई वैल्यू नहीं है, जस्ट इन दोनों की वजह से जो भी है इस डायरेक्शन में। उसके बाद में हम फिर कोई दूसरा कंसीडर करेंगे, जैसे इसको कलर चेंज कर देते हैं। यहाँ पर एक एलिमेंट लिए हम और इसी के डायमेट्रिकली ऑपोजिट जो है यहाँ पर लिए हम। ये दोनों की वजह से भी बिल्कुल एग्जैक्टली सेम जैसा ही होगा। ये बी का डायरेक्शन कहीं और होगा, उसके दोनों की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड का परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो एक दूसरे को काउंटर बैलेंस करेंगे और इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक्स में आएगा। तो एक्स में देखिए हर एक पेयर के लिए आ रहा है वो एक्स डायरेक्शन में ही, लेकिन इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में 0 है।
एक पेयर की वजह से, तो सारे पेयर मिला के भी जीरो ही हो गए, राइट। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो कितना आएगा एक्स डायरेक्शन में, वो आएगा इसका एक्स कंपोनेंट, और एक्स कंपोनेंट कितना होता है डीबी का एक्स कंपोनेंट होगा डीबी कॉस थीटा, और दूसरा का एक तो इस वजह से आया और दूसरा की वजह से भी वही एग्जैक्टली सेम डीबी कॉस थीटा। और ये बी एक्स मैंने लिया है तो ये डीबी एक्स है ना, छोटे छोटे की वजह से, तो इसको हम कह सकते हैं 2 डीबी कॉस थीटा। ये भूल जाइए डीबी एक्स ये किताब का है, मैंने अब दूसरा सिंबल यहाँ पर यूज कर लिया है। डीबी एक्स यहाँ पर कह दिया, ये दोनों की वजह से जो सम अप है उसने भी वही किया है क्या, नहीं उसने केवल एक की वजह से लिया था, हमने दोनों का मिला के जो होगा उसको डीबी एक्स में बोल रहा हूँ, ठीक है इतना आ गया। और डीबी का वैल्यू रख दीजिए 2, डीबी का वैल्यू जो है सो म्यू 0/4 पाए, यहाँ पर जो है सो हम क्या लिखें आई डी एल आर का मैग्नीट्यूड, इसको एक्सपेंड कर रहे हैं साइन थीटा के फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ पर देखिए 90 डिग्री है एंगल दोनों के बीच में, आर आर स्क्वायर। ये जो डीएल है वो आर के साथ में 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। इसको यहाँ पर क्लीन करके हम आपको दिखाते हैं, आप देखिए ध्यान से। आप सोच लीजिए इसको कैसे कि आप आइसक्रीम में देख सकते हैं अपने से, और जब तक आइसक्रीम नहीं लाते हैं तब तक आप क्या कीजिए अपना दीवार में जो है एक सर्किल सोच लीजिए है आपके पास, और सर्किल का एक टेंजेंट ले लीजिए और उस टेंजेंट पर उसके एक्सिस से होकर कोई पॉइंट को आप इसको आप जो है एक स्टिक को ले जाकर बैठा दीजिए, वहाँ पर सटा दीजिए, और उसके बाद आप देखेंगे कि ये जो टेंजेंट है वो उस पर जो है परपेंडिकुलर बना रहा है। ये एंगल 90 डिग्री है। हर एक एंगल 90 डिग्री नहीं है, इस ये वाला एंगल आपका 90 डिग्री नहीं है, लेकिन टेंजेंट जो है वो ये जो लाइन दिख रहा है आर उसके साथ में 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो ये इसलिए यहाँ पर 90 डिग्री लिखे। ये आपका कितना आ गया म्यू 0/2 पाए, करंट है आई, डीएल है डीएल बाय आर स्क्वायर, और कॉस थीटा कहाँ भूल गए, कॉस थीटा आर स्क्वायर, और कॉस थीटा का वैल्यू कितना लिखें, थीटा कहाँ है, ये है थीटा, राइट, हाँ ये है थीटा। तो यहाँ पर देखते हैं ये थीटा कितना आता है, ये थीटा है, तो यहाँ पर कौन सा थीटा आएगा वो देखना पड़ेगा, राइट। तो ये है थीटा, ये है टोटल 90, तो ये हो गया 90 माइनस थीटा, तो ये हो गया आपका थीटा एंगल। ये देखिए ये वाला एंगल जो दिखा रहे हैं वो थीटा दिखा रहे हैं, ये इसके साथ में, ये डीएल के साथ में नहीं। इसको फिर से क्लीन करके लिख देते हैं, ये वाला एंगल जो है सो आपका थीटा है, या फिर ये वाला एंगल आप कह सकते हो 90 डिग्री माइनस थीटा है। तो कॉस थीटा कितना होगा, कॉस थीटा हो जाएगा आर बाय स्मॉल आर, आर बाय स्मॉल आर, ये कॉस थीटा का वैल्यू हो गया। अब क्या करना है, बी एक्स निकालना है, राइट, मैंने हमें मतलब इसे इंटीग्रेट करना है। बी एक्स निकालने के लिए हमें डी बी एक्स को इंटीग्रेट करना होगा, तो इधर भी इंटीग्रेट करना होगा। अब इंटीग्रेशन में जो है जो कांस्टेंट है उसे हम बाहर कर लेते हैं। म्यू नॉट आई जो है कांस्टेंट है, करंट जो फ्लो कर रहा है वो भी कांस्टेंट है, 2 पाई भी कांस्टेंट है, कैपिटल आर भी कांस्टेंट है, और आर क्यूब ये भी कांस्टेंट है। आप बोलोगे आर कांस्टेंट है, ऑफकोर्स ये कांस्टेंट है। ये आर जो है सो क्या है, आइसक्रीम का लेटरल साइड है, कौन का लेटरल साइड है ये, और वो हर एक जो है सारे जो लेटरल साइड है वो सेम होता है ना। तो यहाँ पर हम ऐसे ही तो मूव कर रहे हैं, कभी इधर जा 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 रहे हैं, सारे लेटरल साइड सेम है, इसलिए ये कांस्टेंट है। आपके पास जो बच गया वो कुछ ज़्यादा नहीं, डीएल बच गया। और डीएल कहाँ से कहाँ तक जाएगा, देखिए यहाँ पर हमने 2 एलिमेंट कंसिडर किया है, एक नहीं हमने 2 कंसिडर किया है। तो एक एलिमेंट कहाँ से कहाँ तक जाएगा, पूरा 2 पाई आर नहीं जाएगा, आधा ही जाएगा, आधा तो ये जाएगा, दोनों मिलकर कंप्लीट करना है सर्किल। तो डी 0 से लेकर आधा सर्कमफेरेंस तक जाएगा, और उसके बाद में ये आपका आ गया म्यू 0 आई आर बाय 2 पाई। स्मॉल आर का वैल्यू कितना है यहाँ से देख लीजिए, स्मॉल आर का वैल्यू है आपका एक्स स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर, इतना है, तो उसका पावर 3 दे देना है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये डिस्टेंस है,
उसका पावर 3 दे दिया, और ये जो बच गया आपका ये वाला क्वांटिटी, वो कितना हो गया, डीएल का इंटीग्रेशन एल हो गया, अपर लिमिट पाई आर से लोअर लिमिट 0। तो यहाँ से देखिए कितना आ गया आपका, म्यू 0 आई आर स्क्वायर पाई बाई 2 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। ये पाई पाई ख़त्म आ गया, और आपके पास जो वैल्यू आया वो आया म्यू 0 आई आर स्क्वायर बाय 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। और इसका डायरेक्शन ये एक्स कंपोनेंट है ही, एक्स में है, ये आपका वैल्यू आया। तो ये किसी भी करंट कैरिंग जो लूप है, यानी एक सर्कुलर लूप आप कंसीडर कीजिए, और उसमें जो करंट है, ठीक है, आर रेडियस का, तो किसी भी उसके जो एक्सियल पॉइंट है वहाँ पर जिसका वैल्यू है म्यू 0 आई आर स्क्वायर बाय 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल टू द पावर 3/2। और ये एक्स कंपोनेंट है, इधर ही रहेगा। इसका एक स्पेशल केस लेते हैं। स्पेशल केस ये है कि यदि एक्स का वैल्यू 0 हो जाए तो हम पहुंच जाएंगे सेंटर ऑफ लूप, करंट लूप जो है, करंट कैरिंग वायर का जो लूप है, ये इसका सेंटर पर पहुंच जाएंगे हम अब यहाँ पर आ गए। इससे होकर करंट आई जा रहा है, यहाँ पर जो है ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, बस यहाँ पर रख दीजिए। कितना वैल्यू रखें, म्यू 0 आई, एक्स का वैल्यू 0 कर दिए, आर स्क्वायर ये दो खत्म हो गया, ये 3 बच गया, तो जस्ट 2 आर आप निकाल के देख लीजिए। डायरेक्शन तो म्यू 0 आई बाय 2 आर आया, ठीक है। डायरेक्शन किधर होगा, तो डायरेक्शन आप देख सकते हो कि आप जब राइट साइड में थे तो डायरेक्शन किधर था, इधर था ना, तो ये इधर ही होगा। लेकिन आप कैसे जानोगे कि इधर कि उधर, किस तरफ बात कर रहे हो। तो एक तो तरीका ये है कि आप हमेशा इससे डायरेक्शन निकालिए, ए क्रॉस बी से, इससे हमेशा डायरेक्शन निकालिए, यहाँ पर आके खड़े हो जाइए, ठीक है, और उसके बाद में सोचिए इधर जा रहा है, हमारा इधर है, तो ये इधर इसका डी बी का एलिमेंट आया, उसका एक्स कॉम्पोनेंट इधर आएगा। लेकिन इससे भी बढ़िया तरीका है इस केस के लिए कि आप यहाँ पर आके खड़े हो गए हैं इस डायरेक्शन में, ठीक है, उसके बाद में देखिए करंट किधर जा रहा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। इस साइड से खड़े होकर आप देखोगे कि करंट जो है सो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो करंट जो है सो आपकी तरफ आ रहा है। पॉजिटिव जेड एक्सिस आप कर सकते हो, पॉजिटिव जेड एक्सिस मतलब वो आपकी तरफ आ रहा है। यहाँ पर एक्स और वाई कर देंगे, वो आपकी तरफ आ रहा है। तो एंटी क्लॉकवाइज यदि करंट है तो आपकी तरफ आ रहा है, टुवर्ड्स यू, ठीक है। और यदि क्लॉकवाइज है तो, यदि क्लॉकवाइज है तो वो आपसे दूर जा रहा है, तो आपसे दूर जा रहा है, अवे फ्रॉम यू। जैसे होता है कि ट्रिगोनोमेट्री वगैरह में आपने देखा होगा कि जब भी एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं तो चीज़ें पॉजिटिव होती है, वही यहाँ पर हो रहा है, अवे फ्रॉम यू। तो इस तरह से भी आप डायरेक्शन यहाँ पर निकाल सकते हो करंट कैरिंग लूप में। लेकिन ये जनरल ये है, आपको यदि इसमें अनकंफर्टेबल लग रहा होगा तब आप इसको यूज कीजिए, ये कभी कभी ये काफ़ी फायदेमंद हो जाता है। और कैसे आप जानेंगे कि फिर दूसरा तरीका यहाँ पर ऐसे भी कि राइट हैंड कर्ल रूल ही है, लेकिन अलग तरीके से, राइट हैंड रूल बोलेंगे इसको, कर्ल नहीं करने बोलेंगे, ठीक है। इसमें क्या करना है आपको कि अपना राइट हैंड लीजिए, चारों फिंगर को लेके करंट के डायरेक्शन में कर्ल ही कीजिए, ठीक है। फिंगर आपको दिखाएगा किधर डायरेक्शन है, ठीक है। यदि आप उस साइड पहुंच गए, इस साइड से हटके आप वो साइड चले जाएं, मान लीजिए ऐसे, ये ठीक से बना नहीं, अब ठीक है थोड़ा सा, राइट ऐसे आ रहा है। और यदि आप यहाँ पर खड़े हो गए लेफ्ट साइड में, अब आप देखिए आपको दिखेगा ये क्लॉकवाइज, इस साइड में जो आदमी आपका दोस्त यहाँ पर खड़ा कीजिए उसको, ठीक है, वो बोलेगा एंटी क्लॉकवाइज। इसमें करंट जो बह रहा है ये बोलेगा एंटी क्लॉकवाइज, आप उधर से देख के बोलोगे कि क्लॉकवाइज है। आप लोग दोनों झगड़ा करते रहिए, जबकि दोनों अपने अपने जगह पर सही है। तो एक क्लॉकवाइज है तो इससे दूर जाएगा, जो फील्ड का डायरेक्शन होगा वो किधर जाएगा,
इससे दूर जाएगा, इधर जाएगा, और ये एंटी क्लॉकवाइज है तो इसकी तरफ आएगा। तो डायरेक्शन कहीं चेंज हुआ क्या? एक ही तो है, एकदम इधर इन्फिनिटी से आ रहा है, माइनस इन्फिनिटी से, और ये प्लस इन्फिनिटी पर जा रहा है, एकदम सीधा स्ट्रेट लाइन। तो ये भी एक तरीका है कि आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इसको करंट को देखिए, या फिर अपना राइट हैंड लेकर करंट आप मान लीजिए बीच में बैठ गए, इस तरह से किनारे नहीं है, मान लीजिए कि आप बीच में बैठे हुए हो, ऐसे यहीं पर हो आप, और आपने करंट देखा इसमें, आप अपना राइट हैंड लीजिए, करंट के डायरेक्शन में कर्ल कीजिए, आपका जो थंब है वो दिखाएगा किधर है डायरेक्शन बी का, वो बी का डायरेक्शन दिखा देगा। ओके, तो आपने इस तरह से देखा कि यदि हम एक करंट कैरिंग लूप लेते हैं, सर्कुलर लूप, तो जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है एक्सियल लाइन पर वो होता है अलोंग एक्स एक्सिस, और वो डिपेंड करता है कि किधर एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज जा रहा है, तो राइट साइड जाएगा, लेफ्ट साइड जाएगा, वो उस पर डिपेंड करता है। व्हाट अबाउट अदर पॉइंट्स, एक्सियल पॉइंट लाइन को छोड़कर अदर लाइंस, वहाँ पर कैसे दिखता है? तो वहाँ पर क्या होगा आप जरा सोचिए, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा। जैसे अभी जो सिचुएशन हमारे पास था, हम उसी को ध्यान दें एक बार फिर से, ये था हमारे पास, राइट, ठीक से बना नहीं बन रहा है, मान लीजिए ये है, ठीक है। तो यहाँ पर तो आपने देखा कि ये जो करंट इसमें इधर बह रहा है, तो यहाँ पर आपने लिया और इसको एक इधर दिखाया, और एक यहाँ पर जो एलिमेंट है उसको लेके इधर दिखाया, इसका एक्स कंपोनेंट सरवाइव किया और वाई कंपोनेंट सरवाइव नहीं किया, ठीक है। यदि हम ये लाइन हमारा यहाँ पर ना होके यहाँ पर होता कोई लाइन, ये लाइन यहाँ पर हमें पता करना होता, तो यही दो एलिमेंट जो लेते, तो एक क्या देता हमें, फिर कुछ इस तरह से इधर देता, और दूसरा जो है ये हमें कुछ ऐसे ही देता मान लीजिए, लेकिन ये इससे ज़्यादा डिस्टेंस ऊपर चला गया, तो ये जो है सो कम रहेगा, राइट, ये थोड़ा सा कम हो जाएगा, और ए वाला थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि इसके नज़दीक है, स्मॉल, ये लार्ज वैल्यू है। तो अब जो ए कंपोनेंट हमारा परपेंडिकुलर वाला जो कंपोनेंट था, वो दोनों परपेंडिकुलर आप काउंटर बैलेंस नहीं कर पाएंगे, ये ज़्यादा है, ये कम है, तो एक नेट इधर हमें मिलेगा डीबी परपेंडिकुलर। और एक्स में भी दोनों डिफरेंट है, राइट, लेकिन जो भी है तो दोनों एक ही डायरेक्शन में मिल जाएगा इधर हमें डीबी पैरेलल एक्स में, और ये दोनों का रिजल्टेंट जो है सो कुछ इधर आएगा इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किधर जाएगा, जिधर करंट आपको दिख रहा है ना उधर जाएगा। देखिए यहाँ पर सेम चीज़ जो है यहाँ पर पूरा अच्छा सा बनाया हुआ है। तो देखिए अब यहाँ पर हमारा जो इस तरह से वर्टिकल में था उसको उसने हॉरिजॉन्टल में कर दिया। मैं इसे घुमा नहीं पाया, किताब से इसको मैंने कॉपी किया लेकिन मैं इसे घुमा नहीं पाया, यदि मैं इसे घुमा देता तो काफ़ी अच्छा रहता। लेकिन आप मेरे साथ बियर कीजिए इसको, ये पॉइंट है जहाँ पर कि हमने हमारा ये वाला पॉइंट है, एक्सियल पॉइंट है, देखिए उस तरफ भाग रहा है, और उसके बाद में यदि ऊपर थोड़ा सा जाते हैं तो जिधर करंट है ना, ये देखिए इधर, उधर थोड़ा मुड़ जाएगा, अभी दिखाया आपको कि क्यों मुड़ जाएगा, और नीचे में इधर मुड़ जाएगा, जस्ट इसका ऑपोजिट। तो ये इस तरह से मुड़ जाएगा और ये एक कंप्लीट सर्किल बना देगा। ये भी एक सर्किल बना रहा है, इधर इन्फिनिटी जा रहा है और माइनस इन्फिनिटी में मिल रहा है, ये वाला बहुत बड़ा सर्किल ऐसे करके बना रहा है, हर एक कोई लूप बना रहा है। तो छोटा वाला लूप यहाँ नज़र आ रहा है आपको, बड़ा वाला नहीं नज़र आ रहा है क्योंकि किताब में कितना बना पाएंगे, है ना, इसलिए छोटा वाला बना के दिखा दिया। तो इस तरह से यदि करंट बह रहा है ऊपर में, आप मान लीजिए यहाँ पर खड़े हो आप यहाँ पर हो, तो आप क्या देख रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, राइट, तो वो आपकी तरफ आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड आपकी तरफ जो एक्सियल पॉइंट है, पॉइंट्स है उस पर आपकी तरफ आ रहा है, एक्सिस पर उसका, और उस ऊपर में एक कर्ल बनाएगा, ये अपना घूम के ऐसे एक सर्किल बना रहा है, नीचे में भी सर्किल बना रहा है, और डायरेक्शन देख लीजिए, डायरेक्शन तो वही रहेगा ना, हर जगह आपकी तरफ आ रहा है, लेकिन हाँ इधर मुड़ गया, इधर मुड़ गया, इधर घूम के आ रहा है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो है सो क्लोज्ड हो रहे हैं एक सर्किल के लिए, एक सर्कुलर लूप के लिए आपने ये देखा। तो यहाँ पर मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था कि ये जो स्ट्रेट फॉरवर्ड नज़र आ रहा था हमारे कैलकुलेशन में, अभी देखिए इसका लिए कैलकुलेशन आप बोलेंगे कि यहाँ पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, वो बड़ा झमेला है, मैंने काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड, इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि पेन एंड पेपर पर तो बनाना पॉसिबल नहीं है, इसके लिए आपको कंप्यूटर को बोलना पड़ेगा कि मेरे लिए प्लीज़ बना दो।
तो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि किस तरह से यह एक लूप बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड जो है सर्किल में लूप बना देता है। आगे मूव करते हैं, तो एक एग्जाम्पल है और इस एग्जाम्पल से इस वीडियो के पार्ट को फिनिश करेंगे। तो एग्जाम्पल यहाँ पर यह है कि एक स्ट्रेट वायर है कैरिंग ए करंट ऑफ 12 एम्पियर, यहाँ पर आपको दिख रहा है, इज बेंट इनटू ए सेमी सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर। रेडियस है आपका 2 सेंटीमीटर और करंट इसमें जो बह रहा है वो 12 एम्पियर। कंसीडर द मैग्नेटिक फील्ड बी एट द सेंटर ऑफ द आर्क, यहाँ पर जो है ऊपर आपको और यहाँ पर ओ प्राइम पर जो है सो पूछ रहा है। व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 1 ए, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द स्ट्रेट सेगमेंट। स्ट्रेट सेगमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ये पूछ रहा है पहला क्वेश्चन। ओ पर ही, इस पॉइंट पर, इसके वजह से कितना हो रहा है, इसके वजह से कितना हो रहा है। इसका डायरेक्शन किधर है, डायरेक्शन पहले देख लीजिए। जो बियोट-सेवर्ट लॉ हम लगाते हैं डीबी, वो क्या होता है, म्यू 0/4 पाई आई डी एल क्रॉस यूनिट वेक्टर एलोंग आर स्क्वायर, राइट। अब यहाँ से हमें डायरेक्शन मिलता है, ये कह रहा है कि सम कांस्टेंट यहाँ पर जो है आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। ये थीटा है एंगल बिटवीन डीएल, जो इधर करंट बह रहा है उधर, और आर वेक्टर का। यहाँ सोर्स से जब हम इस ओ पॉइंट पर जाते हैं तो हमारा डायरेक्शन ये है आर का, और डीएल का भी डायरेक्शन यही है, दोनों सेम डायरेक्शन में है। थीटा हो गया 0 डिग्री, थीटा 0 डिग्री हो गया तो डीबी कितना हो गया 0। तो इस सेगमेंट की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड 0 है, वैसे ही इस सेगमेंट की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड 0 है। तो लीनियर जो सेगमेंट आपको यहाँ पर दिख रहा है उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर 0 है, क्योंकि डायरेक्शन बिटवीन करंट एलिमेंट वेक्टर और ये पोजीशन वेक्टर आर, वो दोनों के बीच में, दोनों पैरेलल है तो दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है, इसलिए ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर 0 हो गया, क्योंकि बियोट-सेवर्ट लॉ में हमें साइन थीटा मिलता है, क्रॉस प्रोडक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बी, in what way the contribution of B from the semicircle differ from that of a circular loop and in what way does it resemble। तो पहली बात तो है यहाँ पर कि ये जो सेमी सर्कल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो कितना आएगा, यहाँ पर जितना भी एलिमेंट है वो इसका जो है वैल्यू ऐड करते जाएंगे, क्योंकि डायरेक्शन देखिए, आप यहाँ पर खड़े यदि हो जाते हैं तो ये क्लॉकवाइज जा रहा है, तो डायरेक्शन ये देखिए अंदर जाएगा, राइट। हर समय हर एलिमेंट के लिए अंदर जा रहा है डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, सर्कल की वजह से कितना था म्यू 0 I/2R, हाफ सर्किल है तो जस्ट हाफ हो जाएगा, बस यही डिफर करेगा, डायरेक्शन में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो रिसेंबल क्या करेगा, उसका डायरेक्शन सेम रहेगा, चाहे पूरा सर्किल हो या हाफ सर्किल हो, डायरेक्शन सेम रहेगा। जो डिफर करेगा वो है उसका मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, हाफ। रख के देखिए वैल्यू, वैल्यू कितना आएगा, म्यू 0 का वैल्यू है 4 पाई टाइम्स 10⁻⁻⁷। आई कितना बोला था, 12 एम्पियर बोला था, 2 टाइम्स आर बोला था 2 सेंटीमीटर, तो 2/100 कर दिए इंटू 2, 2 टाइम्स 2, ये 4 चला गया, और 2 ये 6 चला गया, तो 6 पाई टाइम्स 10⁻⁵। अब पाई का वैल्यू है 3.14, 18.84 टाइम्स 10⁻⁵, इतना टेस्ला। या इसको 10 से डिवाइड कर देते हैं तो 1.9 हो गया, और 10 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10⁻⁴ टेस्ला आया। ये आपका वैल्यू हो गया इसका। ओके, बी तो हो गया। सी में देखिए, would your answer be different if the wire were bent into a semicircular arc of the same radius but in the opposite way as shown in the figure 4.11b। यहाँ पर ऐसे, इसमें क्या चेंज होता है, मैग्नीट्यूड में तो नो चेंज आता है,
मैग्नीट्यूड जो है सो सेम रहेगा, B0 जो है वो सेम रहेगा। डायरेक्शन किधर होता है? अब यहां पर आप खड़ा होकर देखेंगे कि ये तो क्लॉकवाइज था, अब ये जो है एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो डायरेक्शन यहां पर जो है किधर होगा? आपकी तरफ होगा। या फिर राइट हैंड कर्लर लीजिए, अपना राइट हैंड लीजिए, उससे करंट के डायरेक्शन में मूव कराइए, देखिए आपकी तरफ आ रहा है, वही आपकी तरफ आ रहा है, उसी को तो डायरेक्शन ये दिखाते हैं। ये यहाँ था अंदर जा रहा था, ये आपकी तरफ आ रहा है, बस इतना ही फर्क है, मैग्नीट्यूड में तो कोई चेंज नहीं है। ओके, एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, कंसीडर ये टाइटली वुंड 100 टर्न्स, ये 100 टर्न्स है, कॉइल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। देखिए एक कॉइल हो गया, इसी में टर्न्स लगाते हैं। आपने फैन वगैरह का यदि कॉइल कभी देखा होगा, वो काफ़ी घुमाता है कि ऊपर में बहुत ही कम स्पेस में बहुत सारे इसमें टर्न लगा देते हैं। जैसे यहीं पर जो है सो टर्न लगाए, थोड़ा सा इसका किया और इसको ऊपर से चलने लगता है। ये विड्थ भी बहुत कम रहता है और ये हाइट भी बहुत कम रहता है, और इसमें जो विड्थ आता है ये भी कम रहता है। तो यहाँ पर हमारा जो अप्रोक्सीमेशन है वो ये है कि इसमें जितने भी 100 टर्न्स हैं, ऑल 100 टर्न्स का रेडियस सेम है, वो चेंज नहीं करता। सेम रेडियस और सेम सेंटर, सबका सेंटर जो है वो एक ही जगह पर है, यही सेंटर है। तो ये एन जो टर्न है 100 टर्न्स है, सबको हम क्या सोचेंगे, जस्ट एक सर्कल का, एक सर्कुलर लूप के वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ निकाल लेंगे, बाकी एन टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये ऐसा नहीं हो गया है कि ऐसे ऐसे करके नहीं चला है, ऐसा नहीं है। ये लूजली वोन्ड है, ये टाइटली वोन्ड है। तो टाइटली वोन्ड है तो ये बिल्कुल एक सब सटा हुआ है। करंट कितना जा रहा है इसमें से? 1 एम्पियर। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल? B0 एक के वजह से कितना होता है? μ0 I/2R। ये हुआ ड्यू टू वन लूप। आपके पास टोटल कितना लूप है? बहुत सारा, n लूप है। तो करंट का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा ना, इसमें इधर डायरेक्शन आया, इसमें इधर डायरेक्शन आया, तो डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, जस्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा। μ0 I/2R टाइम्स n, ये आपका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। न्यूमेरिकल वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए। μ0 का वैल्यू है 4 पाई टाइम्स 10⁻⁻⁷। I का वैल्यू है 1 एम्पियर। n का वैल्यू है 100 हाँ। 2 टाइम्स r का वैल्यू है 10 सेंटीमीटर, 10/100, और जो भी आ जाए सो आपका आंसर है। ये तो 2 बार में चला गया इधर, तो इधर आया 2 पाई, एक तो 10 ऊपर चला गया, 3 तो यहाँ पर हो गया, ये 4 हो गया, सो 10⁻⁻⁴, और 2 पाई हो गया आपका 6.28 टाइम्स 10⁻⁻⁴ टेस्ला। ये आ गया आपका मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 100 टाइटली वाउंडेड सर्कुलर कॉइल्स। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एम्पियर्स सर्क्यूटल लॉ। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। यदि समझने में कोई दिक्कत हो तो आप उसे भी लिख सकते हैं, हम उसे क्लियर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।